हेलो मिस्टर, वेलकम टू माय चैनल। एमएससी सेकंड सेमेस्टर में अगर हम बात करें जो हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री में जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ फेस रूल फॉर थ्री कंपोनेंट सिस्टम, इसमें हम जो एप्लीकेशन ऑफ फेस रूल के बारे में पढ़ते हैं जो थ्री कंपोनेंट ऑफ सिस्टम होता है। अब जो फिजिकल केमिस्ट्री की हमारी फर्स्ट यूनिट थी क्लासिकल सिस्टम, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक क्लासिकल सिस्टम था। उसमें जो फेस रूल ऑफ थ्री कंपोनेंट सिस्टम, फेस रूल फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम भी होता है, फेस रूल फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम भी होता है। और जो फेस रूल पढ़ा जाता है सल्फर सिस्टम के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम के लिए भी पढ़ा जाता है। लेकिन जो हमारे जो सिलेबस में दिया गया हुआ है, जो एमएससी सिलेबस में दिया गया है कि फेस रूल फॉर थ्री कंपोनेंट सिस्टम, तो हम सिर्फ इसमें थ्री कंपोनेंट ऑफ सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो इसका जो ग्राफ होता है ये किस तरीके से ड्रॉ होता है, इसका एक एग्जांपल जो कैलकुलेशन मतलब एग्जांपल होता है जिसकी कैलकुलेशन की जाती है कि थ्री कंपोनेंट सिस्टम में हम फेस रूल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके इस जितना भी टॉपिक हुआ ये सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर हम बात करते हैं थ्री कंपोनेंट सिस्टम के लिए, फेस रूल के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है F = C - P + 2। अब जो F जो होता है यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। C की अगर बात करें, C कंपोनेंट होता है। अगर P की हम बात करें, P यहाँ पे फेस होती है कि मान लीजिए मिनिमम फेस की एक फेस है, दो फेस है या तीन फेस है +2, तो कंपोनेंट को माइनस करना होता है या उनको प्लस करने के बाद -P को माइनस करना होता है। C और +2 में दोनों में से P को माइनस करना होता है। F max = C - P minimum + 2। मिनिमम फेस लेनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमें कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट, अब देखिए दो कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं कि दो कंपोनेंट के लिए फेस रूल का जो फॉर्मूला होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है या फेस रूल का फॉर्मूला क्या होता है। F max = टू कंपोनेंट के लिए 2 ले लीजिए, 2 माइनस, और फेस की हम बात करें 1, 2 - 1 + 2, तो 2 + 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 को -1 कर दीजिए 3 आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें फॉर्मूला फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम, फेस रूल का जो फॉर्मूला होता है वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए F max = C - P minimum + 2। अब F max तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो हमें कैलकुलेट करना होता है। C कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट वन कंपोनेंट है तो एक रख दीजिए C की जगह -P। अब P मिनिमम फेस मान लीजिए एक फेस है +2, तो वन कंपोनेंट +2 3 हो जाएगा, -P कर दीजिए, ये लिखा हुआ 1 - 1 + 2, तो 3 - 2 आएगा। 3 - 1 होगा तो जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेगा 2 बचेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 2 बचता है तो हम टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर ले लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जब 2 बनता है तो टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर आ जाता है। अब टेम्परेचर जो प्रेशर होता है इसके लिए जो वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होता है। लेकिन अगर आप इसको थ्योरेटिकली पढ़ोगे तो मतलब थोड़ा एक टॉपिक पूरा टॉपिक आएगा, इस पे एक क्वेश्चन बनता है, तो मैं इतना नहीं बता रहा हूँ इसमें क्योंकि हमें सिर्फ थ्री कंपोनेंट सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। वन टू कंपोनेंट जस्ट मैं फॉर्मूला और ग्राफ बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे किस तरीके से होता है और ग्राफ किस तरीके से होता है वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए। वन कंपोनेंट सिस्टम का कुछ ग्राफ इस तरीके से बनता है जिसमें हम वन कंपोनेंट वाटर ले लेते हैं। वहीं फॉर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ फेस रूल फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम, तो वन कंपोनेंट सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम इस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। वहीं फॉर फॉर्मूला फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम, टू कंपोनेंट सिस्टम में क्या करना होता है, वही फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जो कंपोनेंट होते हैं वहां पे अब 2 रख दिए जाते हैं, 2 + 2 4 हो जाता है, तो -1 करने पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ जाता है। F max = C - P minimum + 2, तो C कंपोनेंट 2 कंपोनेंट हो गए तो 2 रख देंगे -P + 2, 2 + 2 4 माइनस P को 1 को माइनस कर दीजिए 4 - 3, 4 - 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। अब जब डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो तीन ही जगह कंपोनेंट शो करता है, टेम्परेचर प्रेशर कॉम्पोजिशन। अब जब टेम्परेचर प्रेशर कॉम्पोजिशन होता है उसके बेस पे टू कंपोनेंट के लिए ये ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, जहां पे टेम्परेचर होता है यहाँ कॉम्पोजिशन दिखा दिया जाता है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर और जेड एक्सिस पे प्रेशर दिखा दिया जाता है। 3D में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए। वहीं अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख देते हैं, जो प्रेशर होता है जब इसको कांस्टेंट रख देते हैं तो हमारे पास वाई और एक्स एक्सिस बचती है, वाई और एक्स एक्सिस बचती है,
तो फिर हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हो जाता है। अब जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, जब प्रेशर भी प्रेजेंट होता है और टेम्परेचर भी प्रेजेंट होता है, कॉम्पोजिशन भी प्रेजेंट होता है। अब जब 3 में से -1 करना होता है तो हमारे पास 2 बचता है। इफ P constant then 3 - 1 is equal to 2, टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन होगा तो फिर ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है फर्स्ट रूल फॉर 3 कंपोनेंट सिस्टम, उसके बाद हम इसकी स्टडी कर देते हैं 3 कंपोनेंट सिस्टम की। ये ग्राफ बहुत इजी है, मतलब कुछ नहीं है। मेन ग्राफ जो है ये वाला ग्राफ होता है, जो मेन होता है। ये जो 2 मैंने 3 जो बनाए हैं ना, इसको समझाने के लिए तीनों के तीनों मैंने बनाए हैं। मेन ग्राफ यही होता है। अब ये बहुत सारी लाइनें हो रही ना, आपकी समझ में नहीं आएगा, ये इसी की कॉपी है। ये वाला ग्राफ इसी की कॉपी है, सिर्फ मेन ग्राफ इसमें ये वाला है या ये वाला है, मतलब एक ग्राफ बनाना है। वही फॉर्मूला फॉर 3 कंपोनेंट सिस्टम। अब 3 कंपोनेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है सेम होता है, F max = C - P + 2। अब बस यहाँ पे C की जगह आप जहाँ C कंपोनेंट होता है वहां 3 ले लीजिए। 3 + 2 5 5 - 1, तो कंपोनेंट सिस्टम आ जाता है। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है हमारे पास 4। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 होता है तो एक पे हम टेम्परेचर लेते हैं, दूसरे पे प्रेशर लेते हैं, बचे हुए 2 पे हम कंसंट्रेशन या कॉम्पोजिशन ले लेते हैं। अब जब कॉम्पोजिशन ले लेते हैं उसके बेस पे यहाँ पे जो कंपोनेंट होते हैं हमारे 3 कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। 3 कंपोनेंट सिस्टम में 3 कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। मान लीजिए ए बी सी 3 कंपोनेंट है। 3 कंपोनेंट का कुछ ग्राफ ट्राइंगल की तरफ, ट्राइंगल की फॉर्म में बनता है। ये ट्राइंगल होता है, फिर बाद में जो लाइन है वो कंपोनेंट के बेस पे ड्रॉ की जाती है। इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी कांस्टेंट देन अवेलेबल वैल्यू कॉम्पोजिशन। अब देखिए टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है तो हमें सिर्फ कॉम्पोजिशन ही कैलकुलेट करना होता है। अब ए बी सी 3 कंपोनेंट है, यहाँ पे जिस तरीके से ये ड्रॉ किया, ये मान लीजिए ये ट्राइंगल है। अब ए कंपोनेंट यहाँ पर हुआ, बी कंपोनेंट यहाँ हुआ, सी कंपोनेंट ऊपर हुआ, जैसे हमने इस ग्राफ में दिखा दिया। ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, सी कंपोनेंट। अब जब ए बी सी अननोन कंपोनेंट है 3 कंपोनेंट में, अब ए कंपोनेंट सॉलिड भी, जैसे तीनों के तीनों सॉलिड भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों लिक्विड भी हो सकते हैं या पैरेलल भी हो सकते हैं। तो ए बी में सोल्यूबल हो सकता है, बी सी में सोल्यूबल हो सकता है, ए और सी आपस में सोल्यूबल नहीं हो सकते या पार्शियली सोल्यूबल होते हैं। तो उसके बेस पे ग्राफ बनता है। तो ग्राफ में जो ये परसेंटेज लिखी होती है तो वो परसेंटेज उसकी सोल्यूबिलिटी दिखाता है कि किस कंपोनेंट में किसकी सोल्यूबिलिटी कितनी है, कि ए की बी में सोल्यूबिलिटी कितनी है, बी की सी में, सी की ए में सोल्यूबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाई है ट्राइंगल की फॉर्म में। अब जो एक लाइन होती है ये 10% दिखाता है। अब यहाँ पे ए है तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा 100 आता है, कि मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारा कंपोनेंट ए है जो 100% है, 100% है। फिर उसके बाद दूसरी लाइन में वो 90% आता है, फिर तीसरी लाइन में वो 80% आता है, फिर चौथी लाइन में 40% आएगा, पांचवी में 50% आएगा, छठी में 60 आएगा, सेवंथ में 70 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 90 आएगा। 90 के बाद वो हमारा 0 आ जाता है। अब यहाँ से जो 100% होता है तो 100% पहले 100 आएगा, 90 आएगा, फिर 80, फिर 70, फिर 60, फिर 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, ये 0। तो दिखाता है कि जो ए कंपोनेंट होता है तो यहाँ पे जिसकी सोल्यूबिलिटी 100% है, इस लाइन पे 90% है, इस पे 80% है, इस पे 70, इस पे 60, इस पे 50, इस पे 40, इस पे 30 और इस पे 20 है, इस पे 10% है। अब यहाँ पे दूसरी जगह उसने बी कंपोनेंट लेता है, यहाँ पर वो बी कंपोनेंट लेता है। बी कंपोनेंट का ग्राफ मैंने यहाँ पर दिखाया है। अब जब बी कंपोनेंट का जो ग्राफ ड्रॉ होता है तो इस लाइन से इस तरीके से ड्रॉ हो जाता है। ये है ना, यहाँ पर जैसे ये 10 होगा तो 10 से 90 तक जाएगा, तो 10 और 90 के बीच में जाएगा वो 0 हो जाएगा। कि मान लीजिए अगर वो 90 है और ये 10 है तो दिखाता है कि जो ए कंपोनेंट होता है बी के साथ, बी का तो 90% सोल्यूबल, तो ए कंपोनेंट बी के साथ बहुत कम सोल्यूबल होता है, लेकिन बी कंपोनेंट ए के साथ वो भी बहुत कम सोल्यूबल होता है। इन दोनों में एक दूसरे की सोल्यूबिलिटी बहुत कम होती है। जब बी कंपोनेंट हम देते हैं फिर उसके बी कंपोनेंट की सोल्यूबिलिटी हम इस तरह के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, 100, 90, 80। हर लाइन पे हम 80 मतलब 10% का गैप लेते जाते हैं। जो लाइन ड्रॉ हुई है तो ये लाइन 90 की आएगी, 80 की आएगी, 70 की आएगी, 60 की आएगी, 50 की आएगी, 40 की आएगी। अब ये इन लाइन के पैरेलल होगी। ये लाइन इस लाइन को कट करेगी, ये लाइन इस लाइन को कट करेगी, ये इस लाइन को कट करेगी। ग्राफ थोड़ा छोटा है तो ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाओगे ना तो उस पे चब आ जाएगा। फिर उसके बाद हम सी कंपोनेंट की बात करते हैं। जब सी कंपोनेंट हमारा आ जाता है,
अब जब इसको और इसको आप ऊपर उठा के रखोगे तो एक दूसरे को कट करते हुए जाएंगे, क्योंकि हमें इस लाइन से ड्रॉ करना है। इस लाइन से ड्रॉ करेंगे तो एक दूसरे को ही कट करेंगे। उसके बाद सी कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं, वही सी कंपोनेंट की हम परसेंटेज की सोल्युबिलिटी दिखाते हैं कि ए के साथ कितना सोल्यूबल होता है, बी के साथ कितना सोल्यूबल होता है। अगर कोई ग्राफ यहाँ 90 में बनना है तो 90% सोल्यूबल होगा सी में, फिर 80%, फिर 70%, फिर 60, फिर 50, फिर 40, फिर 30, फिर उसके बाद 20 आता है, फिर 10, फिर 0%, फिर 0% सोल्यूबल है सी कंपोनेंट ए के साथ। या ए के साथ अगर यहाँ पे ग्राफ बनना है कि 20% सोल्यूबल होता है तो ये ग्राफ यहाँ पर बनता है। जब हम इन तीनों को एक जगह बनाते हैं, सबसे पहले ये बनाइए, फिर उसके बाद ये लाइन बी कंपोनेंट में खींचिए, फिर जो सी की लाइन होती है तो जो ऊपर वाली लाइन होती है एक दूसरे को कट करते हुए जाती है इस तरीके से। यहाँ से लाइन खींचोगे, एक ये ऐसे कट करेगी, दूसरी ये वाली कट करेगी, जो येलो कलर की लाइन है ना ये। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल की फॉर्म में बीच में ट्राइंगल बन जाते हैं। जब बीच में ट्राइंगल, ये येलो लाइन ये ऊपर जाएगी तो ट्राइंगल बन जाते हैं। अब ट्राइंगल के बेस पे उनका मेन पॉइंट हमें निकालना होता है। अब मेन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए, जो मेन पॉइंट होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला वो सेम चीज होती है। अब उसके बाद हम ये यहाँ तक तो 3 कंपोनेंट सिस्टम आ जाता है, जो ग्राफ वगैरह होता है कि ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। अब जो फर्स्ट रूल होता है, फर्स्ट रूल कंपोजिशन को निकालने के लिए किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल की बात करें जो हमें मैथमेटिकली करना होता है। अब फर्स्ट रूल 3 कंपोनेंट सिस्टम में हमें एक एग्जांपल होता है जो मैथमेटिकली सॉल्व करना होता है। 3 कंपोनेंट सिस्टम, मान लीजिए 3 कंपोनेंट है, वाटर है, एसिटिक एसिड है, क्लोरोफॉर्म है। अब जो एसिटिक एसिड होता है वाटर में सोल्यूबल होता है, क्लोरोफॉर्म में भी सोल्यूबल होता है। मतलब मान लीजिए 50% तो क्लोरोफॉर्म में सोल्यूबल है, 50% ही वाटर में सोल्यूबल होता है, कि मतलब इक्वल सोल्युबिलिटी होती है दोनों में। लेकिन जो वाटर होता है वो क्लोरोफॉर्म में कम सोल्यूबल होता है। वाटर क्लोरोफॉर्म में ज्यादा सोल्यूबल होता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म वाटर में कम सोल्यूबल होता है। वाटर में कम सोल्यूबल है तो उसके बेस पे वो ग्राफ निकालता है कि मान लीजिए उसने एक बीकर लिया है, यहाँ पे एक बीकर है, उसने बीकर में कहा कि क्लोरोफॉर्म और वाटर प्रेजेंट है। क्लोरोफॉर्म के मानो 3 मोल्स प्रेजेंट है और वाटर के 5 मोल प्रेजेंट है। जब वाटर के 5 मोल प्रेजेंट है, अब 3 मोल क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंट है। जब इनका एक दूसरे का डिसोल्व हो रहा है, जो क्लोरोफॉर्म होता है वाटर में जा रहा है, वाटर क्लोरोफॉर्म में आ रहा है। अब जब इनका सॉल्यूशन जो बनता है, जो वाटर होता है वो क्लोरोफॉर्म में डिसोल्व हो जाता है और जो क्लोरोफॉर्म होता है वो वाटर में डिसोल्व हो जाता है। तो उसके बाद जो रेशियो बनता है, किस तरीके से रेशियो बनता है कि 80% वाटर होता है, 20% क्लोरोफॉर्म इस वाले में प्रेजेंट होगा, इस वाले ग्राफ में प्रेजेंट होगा, जहां पे सिर्फ हमारे पास 100% वाटर प्रेजेंट था। वाटर में 20% क्लोरोफॉर्म आ जाता है और 80% वाटर रहता है। वहीं अगर क्लोरोफॉर्म वाले हम साइड की बात करें, जो क्लोरोफॉर्म का जो बीकर होता है, ये लेयर होती है, एक लेयर ये आ गई, दूसरी लेयर ये आ गई। अब इस लेयर की अगर हम बात करें कि 3 मोल क्लोरोफॉर्म होता है, जब इसमें वाटर डिसोल्व होता है तो उसने बोला कि 70% तो क्लोरोफॉर्म होता है और हमारे पास 30% वाटर आ जाता है। अब देखिए अगर हम इस तरीके से देखें कि 80% यहाँ पे वाटर है, इधर 30% है, तो 110% हो गया। तो अगर आप कहो कि 20% वाटर यहाँ पर आना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वाटर जब इस टाइम इसने दिया तो वो 20% था। जब वाटर उसने दिया तो वो 20% था, कि अपने हिस्से का वो 20% वाटर क्लोरोफॉर्म को दे रहा था। लेकिन जब वो क्लोरोफॉर्म में गया तो जो क्लोरोफॉर्म के कंपेरिजन में 30% हो गया। अब वो 30% ऐसे हुआ, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए मान लीजिए आप किसी को 20 रुपए दे दीजिए और उसके पास 1 रुपया नहीं है। अब 20 रुपए तुम दे रहे हो तो मान लो उसका 20% तुम उसे दे रहे हो, अपना 20%, 100 में से 20 दे रहे हो तो अपना 20% उसे दे रहे हो। लेकिन जब वो 20% उसके पास जा रहा है जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो उसके पास वो 100% हो गया, उसका तुम्हारा 20%, उसके पास 100% हो जाएगा। इसी तरीके जब क्लोरोफॉर्म में जब वाटर जाता है तो क्लोरोफॉर्म का 30% हो जाता है। तो उसने कहा कि जो क्लोरोफॉर्म होता है 70% प्रेजेंट होता है, जो वाटर होता है इसमें डिसोल्व वो 30% होता है। अब जब क्लोरोफॉर्म वाटर में डिसोल्व होता है तो वो 20% क्लोरोफॉर्म डिसोल्व होता है। जो वाटर जो परसेंट होता है ना, वाटर अपनी परसेंटेज के बेस पे क्लोरोफॉर्म को कैलकुलेट करता है कि हम मुझे जो डिसोल्व हुआ है 20% डिसोल्व हुआ है क्लोरोफॉर्म और मेरा 80% वाटर है हाल। जबकि जो क्लोरोफॉर्म जाता है इस वाले फिगर से तो 30% जाता है। तो वो अपनी ही सिचुएशन के बेस पे परसेंटेज बताता है, जो उसकी सिचुएशन होती है, ना कि वो दूसरे के देने के बेस पे परसेंटेज बताएगा।
तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अब देखिए जो कैलकुलेशन की जाती है, वो कैलकुलेशन की जाती है, मान लीजिए 5 मोल है। 5 मोल क्या है? 5 मोल हमारे पास वाटर है, 3 मोल हमारे पास क्लोरोफॉर्म है। अब जो वाटर है, जब इसका हम पार्सली जब डिफरेंशियल निकालते हैं तो 5/8 से निकालते हैं। 5 मोल 5/8, 3 मोल 3/8। अब जब मोल का जो डिफरेंशियल निकालना होता है, ये 8 से हमें डिवाइडेड करना होता है उसे। मोल को 8 से डिवाइडेड करना होता है। 5/8 को जब हम आप भाग कीजिए तो आपका जो आंसर आएगा वाटर 62.5% आ जाएगा। 0.625 आ जाएगा। 62.5% आपका वाटर प्रेजेंट है 5 मोल में। वहीं अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म की CHCl3 की बात करें 3/8, जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो आपका 37.5% आपका क्लोरोफॉर्म आ जाता है। जब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं 100% सॉल्यूशन तुम्हारा बन जाता है। वाटर ज्यादा होता है, क्लोरोफॉर्म कम होता है। अब इनका हमें रेशियो निकालना होता है कि कितना वाटर डिसोल्व हुआ है, कितना परसेंट। तो ये तो हमें दिख गया 30% हुआ है, लेकिन 3 मोल का 30% कितना होगा? अब क्योंकि 20 यहाँ से जो शेयर हो रहा है क्लोरोफॉर्म, वो 30% शेयर हुआ है, लेकिन वहां जाके वो 20% है। तो कितना यहाँ से शेयर हुआ और कितना वहां जाके डिसोल्व हुआ, तो उसके लिए कैलकुलेशन दी जाती है। अब मान लीजिए 5 - x/y, ये फॉर्मूला है 5 - x/y। 5 तो मोल हमारे वाटर के परसेंट है, x जो दिए गए, जैसे ये 30 यहाँ से 20% वाटर डिसोल्व हुआ क्लोरोफॉर्म में, तो x हुआ जो अननोन है 5 - x/y। भाई क्लोरोफॉर्म का हुआ, जो क्लोरोफॉर्म के जो डोनेट मतलब जो डिसोल्व हुआ है, जितना परसेंट जो सॉल्यूशन जो क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन डिसोल्व हुआ है वाटर में, तो उसको हमने y माना। तो 5 - x/y उसी 80% अपॉन 20%। 80% हमारा वाटर हुआ, 5 - x, 20% जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म होता है 20, तो हमारा जो होता है 4 आ जाता है, 4y आ जाता है। 5 - x = 4y। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है, इक्वेशन नंबर 1 होती है। इक्वेशन नंबर 1 है 5 - x/y 80/20% = 4। अब देखिए 5 - x बोला उसने, जो 5 तो हमारे वाटर के मोल है, x उसने बोला जो डिसोल्व किए गए, जितने मोल डिसोल्व किए गए जितने परसेंट, वो x के मोल है। हमें पता नहीं है, यहाँ पर सिर्फ उसने दिखाया 20%। तो हमें ये नहीं पता ना कि जो वाटर ने जो डिसोल्व अपने जो मोल दिए वो कितने परसेंट दिए, हमें नहीं पता है। यहाँ पे जो दिखा रहा है वो 30% दिखा रहा है, हालांकि यहाँ जो दिखा रहा है वो 20% दिखा रहा है। इसी प्रकार जो क्लोरोफॉर्म के दिखा रहा है, यहाँ से 30% दिखा रहा है, लेकिन जब वो डिसोल्व है तो वो 20%। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए तो फॉर्मूले दिया गया है। अब वो 5 - x/y और 3 - y/x, इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। जो वाटर का जो मोल है 5 - x जो डिसोल्व किए गए वैल्यू है अपॉन y जिसमें डिसोल्व की गई है, डिसोल्व क्लोरोफॉर्म में की गई है ना, 5 - x/y। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू बचती है 80% क्लोरोफॉर्म की हो गई, यहाँ पे 20%, y 20% हुआ ना, तो 80/20 तो 4 आ गया। अब 4 को y के साथ जब, तब इक्वेशन हमारी बन जाती है 5 - x = 4y। ये इक्वेशन नंबर 1 होती है जो 5 मोल के लिए दी गई। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म 3 मोल के लिए, 3 - y/x। अब ये क्लोरोफॉर्म के लिए दिया गया ना y, जो वैल्यू डिसोल्व की गई है 3 - y/x होगा इज इक्वल टू, अब 3 - y क्या है, हमारी वैल्यू 70% है क्लोरोफॉर्म की, x 30% है। जिस वाली लेवल में 30% है ना, 30% है ना, तो जब हम 70 को 30 से आप डिवाइडेड करिए तो इज इक्वल टू 7/3 आ जाता है, या 3 दूनी 6, 2 पॉइंट 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2.1 आएगा। नहीं, 2 पॉइंट कुछ पॉइंट आ जाएगा, लेकिन उसके वैल्यू ना रखते हैं हम 7/3 इसकी वैल्यू रखते हैं x - 3 - y x। तो हम जो इसको लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं 3 - y का होल थ्राइस इज इक्वल टू 7x। अब जब 3 की जब 3 से गुणा की जाती है 9 - 3y आ जाता है इज इक्वल टू 7x। ये हमारी, अब ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 9 - y 9 - 3y इज इक्वल टू 7x होती है। अब जो 7x की वैल्यू होती है,
5 माइनस एक्स इक्वेशन नंबर 1 होती है, इक्वेशन नंबर 1 4 माइनस एक्स 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 3x होती है। अब जब 3x होती है, जब इसका समीकरण हम कहते हैं x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 7 होता है, इज इक्वल टू 9 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 7y, ये इक्वेशन नंबर 2 होती है। जब इसका रीअरेंजमेंट करते हैं सारी इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर जो 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 7x होती है, तो x को हम यहाँ इधर की साइड बनाएंगे, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 7 होगा, तो 9 अपॉन 7 आएगा माइनस 3 अपॉन 7 आ जाएगा 3 अपॉन 7y, तो इक्वेशन नंबर 2 है। अब x की वैल्यू हमें पता होता है, x की वैल्यू हमारे पास है 4y, 5 माइनस x इज इक्वल टू 4y, x इज 5 माइनस x इज इक्वल टू 4y, तो x की जगह ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं, जो x होता है x की वैल्यू का इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर में पुट करने पर 5 माइनस 9 अपॉन 7 हो गया माइनस 3 अपॉन 7 y, 9 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 7 y इज इक्वल टू 4y, क्योंकि जो 9 माइनस 3y अपॉन 7 है ना, तो हम इसी को जब इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करने में हम इसको लिख देते हैं x की वैल्यू, ये हमारे पास 9 माइनस 3y अपॉन 7 है, जो x की वैल्यू कुछ इस तरीके से हमने लिख लिया, ये वाली वैल्यू लिखी ना x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 7। अब इसको जब हम ओपन करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है 9 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 7 y, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 7 माइनस 3y, अब 3 अपॉन 7 y। अब इसकी जगह हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास ये होती है, ये वाली x की वैल्यू ये 9 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 7 y, तो इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, पुट करने 5 माइनस 9 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 7 y इज इक्वल टू 4y, ये जो हमारा ऊपर आता है, ये इज इक्वल टू 4y। जब इनको आप कैलकुलेट करोगे 5 माइनस 9 अपॉन 7 को जब कैलकुलेट करोगे आप, तुम्हारी वैल्यू निकलती है 3.71। 3.71 आपका कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाता है, तो तुम्हारे पास बचता है इज इक्वल टू 4y माइनस 3 अपॉन 7। जब 4y को आप इधर लाओगे तो माइनस में आ जाएगा ना, ये जो प्लस है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो हमारी ये आ गई 5 माइनस 9 अपॉन 7 की 4y माइनस 3 अपॉन 7y। जब 3 अपॉन 7 को आप कैलकुलेट करते हो, तो जो वैल्यू निकलती है 0.42y आती है, जिनका जो कंक्लूजन जो निकलता है, तो ये कंक्लूजन निकल जाता है 3.58y, 3.58y। अब ये माइनस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जब 3.71 में से 3.58 को आप रिमूव करते हो, नहीं इन दोनों का कैलकुलेट किया जाएगा, इसको इससे गुणा करने पर आपके पास जो वैल्यू निकलती है y की वैल्यू निकलेगी y इज इक्वल टू 1.03 into 3.58 इनको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद आपको y इज इक्वल टू 1.03, तो यहाँ पे हमें क्लोरोफॉर्म की वैल्यू निकल जाती है, जो डिसोल्व की गई हुई मात्रा है, जो वाटर में जो क्लोरोफॉर्म की जो डिसोल्व हुई है मात्रा, वो 1.03 मोल हुई है, 3 मोल में से 1.03 मोल वाटर में डिसोल्व हुई है। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ गई, जो क्लोरोफॉर्म की जो कैलकुलेट की गई मात्रा है वो 1.03 है। अब हमें x की निकालनी होती है, जो हमारे पास जो फॉर्मूला क्या होता है 5 माइनस x अपॉन y, ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये वाला फॉर्मूला होता है 5 माइनस x इज इक्वल टू 4y, तो 5 माइनस x इज इक्वल टू 4y। अब 4y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए आप 1.03, 5 माइनस x इज इक्वल टू 4 इंटू 1.03, ये वैल्यू यहाँ पे जब कैलकुलेट आप करते हो, और जब 4 की गुणा आप x से करोगे तो 1 ही आता है, लेकिन जब 3 से करोगे तो 12 आ जाएगा, 4.112 आ जाता है, x ऐसे ही रहता है। अब x को इधर लाने पर, जब x को आप इधर लेकर इज इक्वल टू को जब इधर लेकर x को यहाँ पर लाइए, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 4.12 आ जाता है। अब जब 4.12 को आप माइनस करते हो 5 में, तो आपके पास जो वैल्यू बचती है, ये वाली वैल्यू बचती है 0.88। अब
यहाँ पे x की वैल्यू भी आ गई। x को हमने क्या माना था, वाटर माना था, y को हमने क्लोरोफॉर्म माना। तो उसने कहा कि जो आपकी जो वाटर की डिजोल्व मात्रा होती है, जो क्लोरोफॉर्म में जो डिजोल्व होती है, तो वो 0.88% होती है। वहीं अगर y की बात करें 1.03% होती है, जो वाटर में डिजोल्व होती है। अब जब वाटर में डिजोल्व होती है, अब उसने 5 माइनस एक्स बोला। अब उसने 5 को 80% बोल दिया कि x को हमने, अब 5 मोल पे से आप जैसे 4.88 माइनस करोगे तो 4.12 तुम्हारा ये वाला मोल यहाँ पे बच जाता है। और वहीं अगर हम बात करें 1.03 को आप कैलकुलेट करो, माइनस करोगे तो 1.97 आपका ये यहाँ पर आ जाता है। तो जो डिजोल्व की मात्रा है, वायु जो क्लोरोफॉर्म की जो मात्रा है वो 1.03 है, और जो वाटर की जो क्लोरोफॉर्म में डिजोल्व की मात्रा है वो 0.88 है। तो ये एक एग्जांपल हो गया जो कैलकुलेट होता है। ये सेम है ये भी चीज। हाँ, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब मैं ग्राफ किसकी बात करता हूँ, ग्राफ अभी एक और एग्जांपल दिया जाता है। उसने कहा कि जो एग्जांपल है कि मान लीजिए एक एसिटिक एसिड है, एक वाटर है, एक क्लोरोफॉर्म है, उसके बेस पे जो ग्राफ बनता है वो किस तरीके से बनता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, बस ये जो वैल्यू दिखा रहा है ना, वो एक में 0.88 दिखा रहा है, एक में 1.03 आ रहा है। जो एसिडिक जब स्टेप हम डालते हैं, अभी वो सिर्फ दो, जब हमारे पास दो कंपोनेंट थे उनका डिसोल्व दिखा रहा था, उन्हीं की वैल्यू हमने निकाली थी। अब एसिटिक एसिड डालते हैं तो इन दोनों को मेंटेन कर देता है, उसके बाद होमोजेनियस बन जाता है इस ग्राफ की बेस पे। अब ये वैल्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, थैंक यू।